नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है हम रोज़ाना यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको देखते हैं और हमारी इसी क्रम में एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज़। तो उसी सीरीज़ की आज हम क्लास नंबर 5 लेने वाले हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ और उनके पीवाईक्यू लाया हूँ जो आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होंगी, जैसे आपका पैट का एग्ज़ाम हो गया या फिर लोअर पीसीएस का, फॉरेस्ट गार्ड का, एक्साइज कांस्टेबल का और आने वाली जितनी भी जो एग्ज़ाम होंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो उन सभी पेपर्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मध्यकालीन भारत स्थापत्य एवं चित्रकला। तो शुरुआत करते हैं। विजय स्तंभ डैश स्थित है। तो विजय स्तंभ जो आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ में। एकदम एकदम हम ये सारे देखते चलेंगे जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है। बोलता है दिल्ली का लाल किला मुगल शासक डैश ने बनवाया था। तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, यदुवंशी अहीर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो आशा अहीर के द्वारा ये बनवाया गया था। क्या नाम है इनका? आशा अहीर। आगे चलेंगे। बोलता है फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला डैश नदी के तट पर बनाया गया था। तो ये बना था आपका यमुना नदी के। ठीक है। और ये कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में कौन सी नदी है? यमुना। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद डैश के द्वारा बनवाई गई थी। तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई गई थी। बोलता है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। तो ये आपके आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा। ताजमहल के सुलेखक डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो ये थे आपके अमानत खां सिराजी। क्या नाम है इनका? अमानत खां सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लोहा स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह डैश के ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो ये जो है आपको कुतुब मीनार में देखने को मिलेगा। बोलता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा डैश में स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बोलता है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक डैश के सहयोगी थे। तो ये थे हुमायूं के सहयोगी। किनके सहयोगी थे? हुमायूं। और हुमायूं किनका बेटा था? बाबर का। और बाबर का बेटा कौन था? अकबर। बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। पंचमहल डैश में स्थित है। तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। संगमरमर पर पिएट्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की चढ़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये होता आपके शाहजहां के शासनकाल में। मुगल सम्राट डैश द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो जो था आगरा के किले का निर्माण कराया था अकबर ने। क्या नाम है इनका? अकबर। आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है सिख धर्म, सिखिज़्म की बात करने वाले हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को
प्रमाणित डैश किया था, तो ये क्या था, गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के लास्ट गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे। सिख गुरु डैश की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो गुरु नानक देव की, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 1809 में क्या करा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। 10वें या आखिरी गुरु कौन थे, तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। बोलता है लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने। सिख धर्म डैश ने आदि ग्रंथ संकलित किया है, तो गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया है। मुगल शासक डैश ने के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अंगद देव जी को मार दिया गया था, तो जहांगीर के आदेश पर जो था सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया था। अगला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बोलता है भारत में बीओसी का गठन द्वारा किया गया था, तो बीओसी का गठन डचों के द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। वास्को डी गामा का मकबरा, यानी कि जो इनका दफन स्थान है जहाँ पे इनको मृत्यु के बाद दफनाया गया था, भारत के स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, तो कोच्चि, जो कि आपका केरला में पड़ता है। सबसे पहले इनको कोच्चि में दफनाया गया था, फिर इनका वहाँ से निकाल के इनको फिर पुर्तगाल में ही ले गए थे। फाइनली इनको वहीं दफनाया गया था, वास्को डी गामा को। बोलता है वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्टुआरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो 1612 में इन्होंने क्या करा था, पराजित किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। बोलता है भारत में काजू का प्रथम परिचय डैश ने कराया था, तो जो काजू का जो प्रथम परिचय कराया था वो पुर्तगालियों ने करवाया था। पहली डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन में शुरू किया, तो 1616 में इन्होंने अपना परिचालन शुरू किया था। बक्सर के युद्ध के बाद डैश ने नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो अवध को क्या करा था, ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर आया था ये, ठीक है। और ये मुगल सम्राट को सौंप दिया गया था बक्सर के युद्ध के बाद। वास्को डी गामा डैश में कालीकट में उतरा, तो 1498 में। अगला टॉपिक है हमारा मराठों का उदय एवं विकास, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठास। बोलता है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेज़ों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले डैश सत्ता का नियंत्रण था, तो मराठाओं का, किनका, मराठाओं का नियंत्रण था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, तो ये थी चित्तपावन ब्राह्मण। क्या नाम था इनका, चित्तपावन ब्राह्मण। आगे चलते हैं।
बोलता है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। डैश शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया तो पुणे, पूना या फिर पुणे। डैश सेना की ताकत छापामार, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी बोलते हैं, रणनीति थी। तो मराठाओं की रणनीति होती थी छापामार या फिर गोरिल्ला युद्ध नीति। डैश के प्रशासन में अष्टप्रधान मेमंत्र परिषद पाई गई थी तो शिवाजी के। संत डैश शिवाजी के समकालीन थे तो तुकाराम जी जो थे शिवाजी महाराज के समकालीन थे। डैश के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ तो औरंगजेब के शासनकाल में जो था मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व स्टार्ट हो गया था। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्वराष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध, इन सब की हम बात करने वाले हैं। भारत के डैश राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था तो अवध राज्य पर। ठीक है, अवध राज्य पर जो था डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश का जो आक्रमण का था वो सबसे बेकार काम था। दक्षिण भारत के राजा डैश ने वर्ष 1741 में कोलाचील की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था तो मार्तंड वर्मा ने। किसने? मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचील की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था और ये साउथ इंडिया के राजा थे। बोलता है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नर जनरल डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या नाम था इनका? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। आगे बोलता है सिराज उद्दौला डैश के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था तो प्लासी के युद्ध में। सिराज उद्दौला जो था अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में, जो कि आपका 1757 में लड़ा गया था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह डैश शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मैसूर से ये केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान डैश का शासक था तो ये मैसूर का शासक था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए डैश ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी तो टीपू सुल्तान ने क्या करा था? फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकने में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने डैश को पराजित किया तो टीपू सुल्तान को हराया था इन्होंने। डैश अवध का प्रथम नवाब था तो सादत खां, क्या नाम था इनका? सादत खां जो था अवध का पहला नवाब था। बोलता है डैश ने अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में। प्लासी का युद्ध में लड़ा गया था तो 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ी गई थी तो सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लोर विद्रोह डैश में हुआ तो 1606 ईस्वी में। अब यहाँ हम बात करेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक से। हमारी जो मेडाइवल हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो गई है, अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से यानी कि कॉलोनियल इकोनॉमिक
की जो PYQ है उसको हम देखने वाले हैं। पहला है, भारत में 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉन्गर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। डैश को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो रेलवे को, रेलवे जो है अंग्रेजों द्वारा भारत को दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले डैश में शुरू किया गया था। तो बंगाल और बिहार में। आगे बोल रहा है, डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। तो 1909 में। भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष डैश में चलाई गई थी। तो ये 1553 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में। प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो दस्तक प्रणाली जो थी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थी। महलवाड़ी प्रणाली डैश में लागू की गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। डैश सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला टॉपिक है हमारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी इम्पॉर्टेंट, वो हम देखने वाले हैं और जो आपके PYQ बेस्ड होंगी। लंदन से इंडियन समाजशास्त्र का प्रकाशन डैश ने किया। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो GD कुमार के द्वारा। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना डैश ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की थी। आगे बोलता है, राष्ट्रीय नेता डैश ने पॉवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। स्वतंत्र नामक समाचार पत्र पत्रिका के संपादक थे। तो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। तो अरविंद घोष ने। डैश ने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। तो जस्टिस रानाडे ने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। बोलता है, समाज सुधारक डैश को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। तो ये थे आपके ज्योतिराव फूले। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना डैश ने की थी। तो घासीदास जी ने क्या करा था? सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। बोलता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों एवं धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा डैश ने दिया। तो
दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर जाओ का नारा दिया। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से डैश का नाम जुड़ा हुआ है। तो सर सैयद अहमद खान जी का नाम जो है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो बॉम्बे, जिसको हम मुंबई बोलते हैं, तो बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। बोलता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो सैयद अहमद खान ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो 1828 में जो थे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी आपके राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आगे बोलता है डैश ने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे। तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना डैश ने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इनका जो मुख्यालय वो है बेलूर मठ। 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो वो थे आत्मीय सभा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं। बोलता है डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो शिकागो में, कहाँ पे? शिकागो में। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया तो कन्या हत्या को अवैध। तो किसको अवैध किया था इन्होंने? कन्या हत्या को अवैध मान दिया था। हंटर आयोग ने डैश के विकास पर अधिक बल दिया। तो प्राथमिक शिक्षा, फाउंडेशन एजुकेशन पर हंटर आयोग ने ज़्यादा जोर दिया था। अब हम यहाँ बात करेंगे 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ बोलता है कि डैश द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सिपाहियों के द्वारा, राजा नहीं थे इसमें जिन्होंने स्टार्ट की थी ये। 1857 के विद्रोह का परिणाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। तो ये इसका रिजल्ट हुआ। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो नाना साहेब ने। बोलता है जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब उस 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, डैश पर स्थित था। तो बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर पर स्थित था वो, ठीक है। कि रानी डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो ये थी रामगढ़ की रानी। क्या नाम था इनका? अवंतीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा तो बाल गंगाधर तिलक के साथ, गंगाधर राव के साथ, सॉरी, गंगाधर राव के साथ हुआ था, ना कि बाल गंगाधर तिलक, वो अलग है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत डैश में हुई थी। तो 10 मई 1857 को। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ये थी आपकी बेगम हजरत महल जी।
बोलता है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को डैश द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो एनफील्ड द्वारा जो बनाए गए कारतूस थे उन पे आपत्ति थी, क्योंकि इसमें बोल रहे थे कि गाय का और सुअर के मांस का यूज हो रहा है। बोलता है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिनको तात्या टोपे बोलते थे, को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी। तो शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा 1859 में, 1859 में। सिपाही विद्रोह डैश में हुआ तो 1857 में। अगला टॉपिक होगा हमारा किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च डैश द्वारा आयोजित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते भूदान ग्रामदान आंदोलन डैश के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें जो बड़े बड़े जमींदार थे वो अपनी ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन दान कर रहे थे, जिससे जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको थोड़ा अनाज बोने के लिए, अपना पेट भरने के लिए थोड़ी सी ज़मीन मिल सके, जिससे वो उस पर खेती करके अपना भरण पोषण कर सकें। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे तो बाबा रामचंद्र। डैश ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डैश घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। बारडोली सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि वहाँ के लोगों के द्वारा दी गई थी। और ये है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है जनजातीय एवं अन्य प्रमुख आंदोलन। बोलता है वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से विद्रोह शुरू हुआ था तो बस्तर में बिरसा मुंडा के आंदोलन 1890 के दशक को याद किया जाता है, तो ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए। स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये थे आपके अल्लूरी सीताराम राजू। बोलता है बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व डैश में किया था तो 1857 में। रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था, जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ तथा बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया। तो ये थे आपके मुंडा विद्रोह। क्या नाम था? मुंडा विद्रोह। 1831-32 में डैश का नेतृत्व बंधु भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों एवं ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था, तो ये थे कोल विद्रोह में। उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे तो बिरसा मुंडा। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से डैश के लीडर थे, तो ये थे आपके तमार विद्रोह के। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ऐसी हमारी कामना है, और आप अपने जीवन में जल्दी सफल हों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद।